गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है वाक्य शुद्धि। आज हम वाक्य शुद्धि टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आपके फोर्थ ग्रेड सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है वाक्य शुद्धि। वर्तनी संबंधित अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ, यानी वाक्य में जो अशुद्धियाँ होती है उसके बारे में हमें देखना है। इसमें हमें वर्तनी संबंधित जो अशुद्धि होती है वो शब्द शुद्धि के अंतर्गत आती है, तो वो तो एक अलग टॉपिक है आपके। जब हम वाक्य शुद्धि की बात करेंगे तब हमें वर्तनी संबंधित अशुद्धि का ध्यान नहीं रखना है, या हमें वर्तनी संबंधित अशुद्धि नहीं पूछी जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये एक इजी टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चाहे प्रश्न इजी ही क्यों न हो, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए ताकि कभी कोई हार्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो हमारे कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम नियमों की बात कर लेते हैं। इसमें देखो 4 ही नियम लगते हैं। वैसे तो देखो, कर्ता क्रिया क्रम का मेल होना चाहिए। हमने जैसे इंग्लिश में बात की थी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सही क्रम में होने चाहिए। इसी प्रकार वाक्य शुद्धि में कर्ता क्रिया और क्रम का सही मेल होना चाहिए। दूसरा देखो, लिंग वचन पुरुष काल और कारक सही होना चाहिए, यानी उस वाक्य के अंदर लिंग संबंधी, वचन संबंधी, पुरुष संबंधी, काल और कारक संबंधी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। शब्द क्रम स्वाभाविक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी जो शब्दों का क्रम है वो स्वाभाविक और अर्थपूर्ण होना चाहिए। अनावश्यक और विरोधाभासी शब्द नहीं होने चाहिए। कुछ अनावश्यक शब्द आ जाते हैं, वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। वैसे तो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत यही 4 नियम लगने होते हैं। अगर हमें इन सब के बारे में पता है तो हमारा वाक्य शुद्धि टॉपिक गलत नहीं होता है। जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए आते हैं, यानी आजकल एक 5वां ऑप्शन भी आ गया है, लेकिन वैसे तो 4 ही ऑप्शन दिए हुए आते हैं। अगर आपको एक भी नियम पता नहीं है फिर भी आप उन चारों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की ट्राई करते हैं, फिर भी आप इस वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक को सही कर देते हैं। यानी आपको तो उन चारों जो ऑप्शन आते हैं उनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो गलत लगे आपको उसको काट देना है, जो लास्ट में आपको सबसे सही लगे उसको टिक लगा देना है। लेकिन फिर भी हम कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के कुछ नियम होते हैं जो हमारी तैयारी को और भी सुदृढ़ करते हैं, ताकि अगर उन कोई नियमों से संबंधित प्रश्न आए तो हमारे उसमें कोई गलती नहीं हो। तो अब हम कुछ नियमों की बात करने वाले हैं कि वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला नियम देखो, पहला नियम है शब्द क्रम संबंधी अशुद्धि। हिंदी का सामान्य वाक्य क्रम क्या होता है? देखो, हिंदी का सामान्य वाक्य क्रम होता है, सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म आता है, उसके बाद में क्रिया आती है। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होता है। इंग्लिश में सबसे पहले तो सब्जेक्ट कर्ता ही आता है, लेकिन उसके बाद में वर्ब आती है, और जो ऑब्जेक्ट क्रम होता है वो सबसे लास्ट में आता है। हिंदी में सामान्य वाक्य क्रम क्या होता है? सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद में कर्म आता है, और क्रिया लास्ट में आती है। याद रखना, हिंदी भाषा का सामान्य वाक्य क्रम क्या होता है? सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में कर्म आता है, और सबसे लास्ट में क्रिया आती है। परंतु यदि कर्ता और कर्म का कोई विशेषण हो या कोई विस्तारक हो तो वह उससे पहले आता है। यदि कर्ता के साथ में कोई विस्तारक जुड़ा हुआ है या उसका कोई विशेषण जुड़ा हुआ है तो वो कर्ता से पहले आ जाएगा, और कर्म का कोई विशेषण है या कर्म का कोई विस्तारक है तो वो कर्म से पहले आ जाएगा। यानी कोई भी विस्तारक जो होता है जो हमें उसके बारे में और जानकारी दे वो हमेशा कर्ता और कर्म से पहले आएगा। सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, लास्ट में क्रिया आएगी। यही हिंदी का सामान्य वाक्य क्रम होता है। आप समझ चुके होंगे क्या होता है। एक वाक्य देख लो, श्याम का भाई राम हिंदी पत्रिका पढ़ता है। यहाँ देखो कर्ता कौन है? यहाँ करता है राम। देखो, राम हिंदी पत्रिका पढ़ता है। राम क्या है? यहाँ करता है। क्या पढ़ता है? क्या का उत्तर मिल रहा है? वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या पढ़ता है? हिंदी पत्रिका। तो हिंदी पत्रिका क्या है? यहाँ कर्म है। पढ़ना क्या है? यहाँ क्रिया है। देखो, सबसे पहले राम यानी क्या आया? कर्ता आया। हिंदी पत्रिका कर्म है तो कर्म आया। और पढ़ना क्या है?
क्रिया है तो लास्ट में आई क्रिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में कर्म और लास्ट में क्रिया आती है। फिर हमने पढ़ा अगर किसी का कोई विस्तारक है तो वो उससे पहले आता है। अब राम का विस्तारक क्या है? राम कौन है? राम है श्याम का भाई, तो ये उसका विस्तारक हो गया। तो विस्तारक हमेशा उससे भी पहले आएगा, यानी कर्ता का विस्तारक है तो हमेशा कर्ता से पहले आएगा। अब आप समझ चुके होंगे, यानी श्याम का भाई ये तो विस्तारक है तो सबसे पहले आ गया। श्याम का भाई कौन है? राम, जो कर्ता है, यानी श्याम का भाई तो विस्तारक था, राम क्या है? कर्ता है। पढ़ता क्या है? हिंदी पत्रिका, और पढ़ना क्या है? क्रिया। यानी पहला हमारा नियम है शब्द कर्म संबंधी अशुद्धि। हिंदी का सामान्य वाक्य क्रम होता है कर्ता कर्म क्रिया, अगर विस्तारक है कर्ता या कर्म का तो उससे पहले आ जाएगा। आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ऐसा थोड़ी होता है वाक्य। यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध भैंस नहीं है, यहाँ दूध के बारे में है कि यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य आएंगे, उनको आपका याद रखना है। देखो, बंदर को काट कर गाजर खिलाओ, बंदर को काटना थोड़ी है, गाजर को काटना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही? बंदर को गाजर काट कर खिलाओ। समझ में आया होगा आपके? बंदर को गाजर काट कर खिलाओ। देखो, ये गाजर क्या था? गाजर एक कर्म था, तो सब्जेक्ट बंदर था, बंदर के बाद में तो कर्म ही आना है। पहले ही काट कर खिलाओ, ये जो क्रिया थी वो पहले कैसे आ सकती थी? अब आपको समझ आया होगा कि कर्ता कर्म क्रिया का हमें नॉलेज होना कितना जरूरी है। देखो, कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। कई रेलवे के कर्मचारी, ऐसा नहीं होता है रेलवे के कई कर्मचारी, कई रेलवे थोड़ी है, यहाँ है रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। आगे देखना, सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज एक सोने का थोड़ी है, सोने का एक हार खरीदा। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, ये है शुद्ध वाक्य। यानी आगे वाले सारे चारों ही क्या है? शुद्ध वाक्य हैं। ये पहले वाले जो चार वाक्य थे वो अशुद्ध वाक्य थे। आपको अच्छे से समझ आया होगा, कर्ता कर्म क्रिया जो विस्तारक होता है वो उससे पहले आता है। तो यहाँ शुद्ध भैंस का दूध नहीं, भैंस का शुद्ध दूध। गाजर काट कर गाजर नहीं, गाजर काट कर। कई रेलवे के कर्मचारी नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, नहीं, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। ये शुद्ध वाक्य थे। आपको अच्छे से पहला नियम समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या नियम नंबर 2 देखना, संबोधन या विस्मयादि बोधक पद हमेशा वाक्य की शुरुआत में आता है। देखो, या तो संबोधन वाला वाक्य हो या विस्मयादि बोधक वाला वाक्य हो, ये हमेशा वाक्य की शुरुआत में आता है। उसके बाद सामान्य वाक्य क्रम हो जाता है। सबसे पहले आ जाएगा संबोधन या विस्मयादि बोधक, उसके बाद में कर्ता कर्म क्रिया। देखो, सबसे पहले आ गया संबोधन या विस्मयादि बोधक, फिर आ जाएगा कर्ता, फिर आ जाएगा कर्म, फिर आ जाएगा क्रिया। वही नियम है, लेकिन अगर संबोधन और विस्मयादि बोधक पद है तो वो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है। उदाहरण देखना, संबोधन पद क्या है? मोहन जरा इधर आना। यहाँ से पढ़ो आप, मोहन से है ये वाक्य, मोहन जरा इधर आना। यहाँ अल्प विराम लगाई हुई है, मोहन जरा इधर आना। किसको संबोधन कर रहे हैं? मोहन को। तो मोहन क्या इसके शुरू में आ गया? जरा इधर आना। देखो, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, यानी भैया यहाँ का है, संबोधन वाक्य है तो ये वाक्य के शुरू में आएगा। उदाहरण 2 देखना, ये दोनों तो क्या है? संबोधन वाले थे। जैसे मोहन जरा इधर आना, डट के बोल रहे हैं, भैया अल्प विराम है, थोड़ा सा रुक कर बोल रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। दोनों ही संबोधन वाक्य थे, शुरू में आ गए। विस्मयादि बोधक अव्यय देखना, अरे ये क्या है? ये जो चिन्ह होता है वो होता है विस्मयादि बोधक का। तो अरे ये क्या है, ये हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा। वाह है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे अरे और वाह है, दोनों ही क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय थे, दोनों ही वाक्य के शुरू में आएंगे। आप समझ चुके होंगे, संबोधन या विस्मयादि बोधक वाक्य के हमेशा शुरू में आते हैं, उसके बाद कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म और क्रिया आएगी। तीसरा नियम देखना, जब द्विकर्मक क्रिया आती है। द्विकर्मक क्रिया हमने पढ़ी है, जब दो कर्म आते हैं। कौन से कर्म आते हैं? दो कर्म आते हैं। तो पहले गौण कर्म आता है, उसके बाद मुख्य कर्म आता है, और फिर क्रिया आती है। जब वाक्य में दो कर्म आएंगे, तो कैसे आएगा? एक तो गौण क्रम होता है, एक होता है मुख्य क्रम। तो जो गौण क्रम होता है वो पहले आता है, और मुख्य क्रम जो होता है वो बाद में आता है।
देख लो, एक सीता ने गाय को चारा खिलाया। किसको खिलाया? गाय को। एक तो ऑब्जेक्ट ये है यानी कर्म है, क्या खिलाया? चारा खिलाया। क्या और किसको? दोनों का उत्तर मिल रहा है, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें। तो इसमें अब गौण क्रम कौन सा है? गौण क्रम है गाय को। गाय को मुख्य क्रम क्या है? चारा। तो पहले हमेशा गौण क्रम आएगा, उसके बाद में मुख्य क्रम आएगा। और जो ये गौण क्रम होता है वो विभक्ति सहित आएगा, यानी गौण के बाद में, गाय के बाद में क्या आ रहा है? को आ रहा है। और जो मुख्य क्रम है वो हमेशा विभक्ति रहित आएगा, यानी इस मुख्य क्रम के आगे कोई विभक्ति नहीं लगेगी, जबकि गौण क्रम के आगे कोई ना कोई विभक्ति लगेगी। अब आपको समझ आया होगा, सीता ने गाय को चारा खिलाया। देखो गाय क्या है, यहाँ गौण क्रम था तो इसके आगे विभक्ति को लग गई। चारा, चारा के आगे कोई विभक्ति नहीं लगी। तो सीता ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें गाय को, ये तो क्या था? गाय को तो था गौण क्रम, क्या खिलाया? चारा। चारा क्या था इसमें? मुख्य क्रम। आपको याद रखना है, जो गौण क्रम होता है यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो तो गाय को यानी विभक्ति सहित आता है। जो मुख्य क्रम होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो विभक्ति रहित होता है। इसको आप देसी भाषा में याद रख लेना। अगर कोई व्यक्ति सूचक शब्द आए या लगभग जो पहले आता है वो होता है गौण क्रम, और जो लास्ट में आता है जो वस्तु सूचक होता है वो होता है मुख्य क्रम। तो गौण क्रम विभक्ति सहित आएगा, मुख्य क्रम विभक्ति रहित आएगा। सीता ने गाय को चारा खिलाया। आगे चलते हैं। नियम नंबर 4 देखना, सजीव क्रम। ये डबल ऑब्जेक्ट वाला अभी क्लियर हो जाएगा आपके। देखना सजीव क्रम कौन से होते हैं, या तो व्यक्ति आता है या प्राणी आता है। उसमें गाय थी, या व्यक्ति सूचक आए या प्राणी सूचक आए, वो तो क्या होते हैं? सजीव क्रम होते हैं। ये विभक्ति सहित आते हैं, यानी को का प्रयोग होगा। और जो निर्जीव क्रम क्या होते हैं, यानी वस्तु सूचक होते हैं, वो विभक्ति रहित प्रयोग होगा। सजीव क्रम तो कौन सा होता है? सजीव क्रम जो होगा वो हमेशा गौण क्रम होगा, और जो निर्जीव क्रम होगा वो हमेशा मुख्य क्रम होगा। यानी जो सजीव क्रम है वो विभक्ति सहित आएगा, और जो निर्जीव क्रम है वो विभक्ति रहित आएगा। अब उदाहरण देखना, राम ने अखबार को पढ़ा। देखो राम ने अखबार को पढ़ा। अब देखो अखबार कैसा है? प्राणी सूचक है, व्यक्ति सूचक है, वस्तु सूचक है? ये एक वस्तु सूचक है। कैसा है? वस्तु सूचक है। अगर वस्तु सूचक है तो वो विभक्ति रहित होगा, यानी उसके आगे कोई विभक्ति नहीं लगेगी। तो ये को इसमें नहीं लगना था, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। देखो देखने में ये अशुद्ध नहीं लग रहा है, राम ने अखबार को पढ़ा, बिल्कुल सही सही लग रहा है। लेकिन ये जो निर्जीव क्रम होता है उसके आगे कोई विभक्ति नहीं लगती। राम ने अखबार को पढ़ा, ये नहीं था सही वाक्य। क्या था? राम ने अखबार पढ़ा। अब आपको समझ में आएगा कि सजीव क्रम होता है उसके आगे तो कोई विभक्ति आती है, और जो निर्जीव क्रम होता है उसके आगे कोई विभक्ति नहीं आती। तो राम ने अखबार को पढ़ा एक अशुद्ध वाक्य है, राम ने अखबार पढ़ा इसका शुद्ध वाक्य है। दूसरा देखना, यहाँ क्योंकि अखबार निर्जीव है विभक्ति रहित आएगा। दूसरा देखो, राम ने रावण मारा। राम ने रावण मारा अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि रावण, यहाँ रावण ऑब्जेक्ट है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये सजीव ऑब्जेक्ट है। सजीव ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? कोई ना कोई विभक्ति लगेगी। यहाँ कोई विभक्ति नहीं थी इसलिए अशुद्ध है। राम ने रावण को मारा, देखो रावण के आगे कोई विभक्ति लगा दी तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। अब आपको समझ में आया होगा। देखो रावण सजीव है इसलिए विभक्ति सहित को लगेगा। अब आपको समझ आ चुका होगा, जो सजीव कर्म होते हैं उनके आगे तो विभक्ति सहित आते हैं, और जो निर्जीव कर्म होते हैं वो विभक्ति रहित आते हैं। नियम 3 और 4 सेम ही नियम है। चौथा नियम याद रख लेना, अगर सजीव कर्म है तो विभक्ति सहित आएगा, तो अगर निर्जीव कर्म है वो विभक्ति रहित आएगा। आगे देखो, सामान्य नियम जैसे पहले बताया गया है, निर्जीव क्रम विभक्ति रहित होता है, सजीव क्रम विभक्ति सहित होता है। रहित का अर्थ क्या है? को नहीं लगेगा, सहित का अर्थ है को लग जाएगा। लेकिन कुछ क्रियाएं होती हैं, देखो बजाना याद रखना अच्छा है, बजाना क्रिया है, बढ़ाना है, चलाना है, उठाना है, गिराना है, धोना है आदि में निर्जीव कर्म भी को सहित आता है। ये अगर कुछ क्रियाएं आ जाए तो अगर निर्जीव कर्म भी आ गया वो भी विभक्ति सहित ही आएगा। वैसे तो निर्जीव कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं लगती है, लेकिन अगर क्रिया उसके बाद बजाना आए, बढ़ाना आए, चलाना आए, उठाना आए, गिराना आए, धोना आए आदि में निर्जीव कर्म भी को विभक्ति के साथ ही आता है। जैसे देखना, मोहन ने ढोल को बजाया। अब ढोल क्या है? एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन इसके आगे को लगाया है।
को क्यों लगाया? क्योंकि ये बजाया जो वर्ब आ रही है या क्रिया आ रही है वो बजाने के अर्थ में ले रहे हैं, इसलिए कुछ क्रियाएं हैं उनको याद रखना, जैसे बजाना या बढ़ाना। ये बजाना वाली क्रिया बहुत बार पूछी जाती है, इसको याद रखना। बजाना, बढ़ाना, चलाना, उठाना, गिराना या धोना, इन क्रियाओं में अगर कोई निर्जीव कर्म भी है तो उसके साथ भी हम को विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे मोहन ने ढोल को बजाया, वरना सही तो क्या होता, मोहन ने ढोल बजाया, लेकिन निर्जीव अगर बजाने के अर्थ में है तो हम इस निर्जीव कर्म के साथ भी को विभक्ति लगा सकते हैं। अब आपको पूरा समझ आ चुका होगा, निर्जीव कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं लगेगी, सजीव के साथ विभक्ति लगेगी, लेकिन बजाने और बढ़ाने के अर्थ में भी विभक्ति लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। नियम नंबर 5 देखना। एक तो होती है उपाधि, टाइटल या डिग्री, एक होती है योग्यता। देखो उपाधि हमेशा नाम के पहले लिखी जाती है, जो योग्यता होती है वो हमेशा नाम के बाद लिखी जाती है। अच्छा टाइटल है, याद रखना। उपाधि तो हमेशा किसी के नाम के पहले आएगी और योग्यता हमेशा बाद में आएगी। देखना, डॉक्टर मोहनलाल MBBS, ये डॉक्टर क्या है, एक उपाधि है, इसलिए मोहनलाल के पहले आई। MBBS क्या है, उसकी डिग्री है, योग्यता है। MBBS क्या है, योग्यता है, इसलिए ये मोहनलाल के बाद में आई है। तो उपाधि जो है वो किसी के नाम के पहले आती है और जो योग्यता है वो बाद में आती है। देखो आचार्य हरिशंकर शास्त्री, ये आचार्य क्या है, उसकी उपाधि है, तो ये नाम के पहले लगी है। याद रह जाएगा, उपाधि हमेशा नाम के पहले लिखी जाती है और योग्यता हमेशा नाम के बाद लिखी जाती है। नियम नंबर 6 देखना। जब कालवाचक यानी समय बताने वाला, स्थानवाचक यानी स्थान बताने वाला क्रिया विशेषण एक ही वाक्य में आए, अगर दो क्रिया विशेषण आए वाक्य में, एक तो कालवाचक यानी समय बताने वाला आए, एक स्थानवाचक यानी स्थान बताने वाला आए, तो पहले कालवाचक आएगा, उसके बाद स्थानवाचक का प्रयोग होता है। देखो, राम 2 बजे जयपुर जाएगा, एक तो 2 बजे यह है कालवाचक, कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा, यह है स्थानवाचक। अगर दो क्रिया विशेषण आए, एक कालवाचक आए एक स्थानवाचक आए, तो पहले कालवाचक आएगा, उसके बाद में स्थानवाचक आएगा। तो पहले क्या आएगा, 2 बजे कालवाचक, फिर कहाँ, 2 स्थानवाचक, जयपुर। देखो, सीता कल बाजार गई, कल तो क्या है कालवाचक, बाजार क्या है स्थानवाचक। तो दो अगर स्थानवाचक और कालवाचक आए तो सबसे पहले समय लगाओ, उसके बाद में स्थान का नाम आएगा, यानी समय पहले आता है, स्थान का नाम बाद में आता है। याद रह जाएगा, समय पहले आता है, स्थान का नाम बाद में आता है। आगे चलते हैं। नियम नंबर 7 देखना। वाक्य में कारकों की व्यवस्था उल्टे क्रम में होती है, यानी जो कारक होते हैं, कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। देख लो एक बार कारक कौन से होते हैं, कारकों का क्रम क्या होता है, इधर से होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक रूप में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये होते हैं 8 कारक। एक बार दोबारा देख लेना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक रूप में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये 8 कारक जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो ये हमेशा उल्टे क्रम में प्रयुक्त होते हैं, यानी सबसे पहले सबसे लास्ट में तो वैसे संबोधन आता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले वाक्य में क्या आता है, हमने पढ़ा है संबोधन और विस्मय आदि बोधक वाक्य के सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, संबोधन आएगा, संबोधन के बाद क्या आएगा, कर्ता आएगा। देखो वैसे तो 8 से लेकर उल्टे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो 8 आएगा, 8 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में जो आने हैं वो उल्टे हो जाएंगे। सबसे पहले संबोधन आएगा, संबोधन के बाद में क्या आ जाएगा, करता जाएगा, यानी सबसे पहले तो 8 नंबर यानी उल्टा आएगा, फिर आ जाएगा 1 नंबर, उसके बाद में उल्टे चलते जाना, 7 6 5 4 3 2, बस लास्ट में 2 नंबर है, 2 नंबर है कर्म, तो लास्ट में कर्म आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले संबोधन आएगा, कोई भी संबोधन के बाद में कर्ता आता है, कर्ता के बाद में अधिकरण, फिर संबंध, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर कर्म, यानी वाक्य में कारकों की जो व्यवस्था होती है वो उल्टे क्रम में होती है। यानी सबसे पहले 8 नंबर आएगा, उसके बाद में कर्ता आएगा, बाकी सारे उल्टे क्रम में आते जाएंगे। एक उदाहरण देखना, उससे समझ जाओगे। राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है, तो यहाँ देखो कोई संबोधन नहीं है इसलिए नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आना है, कर्ता आना है, तो यहाँ कर्ता क्या था, राम, तो 1 नंबर क्या आ गया, राम। दूसरा देखो विद्यालय,
अधिकरण क्या होता है, में पर। तो विद्यालय में रोजाना, तो कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो दोबारा विद्यालय आएगा अधिकरण। फिर रोजाना यहाँ एक कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए वो तो विस्तारक के रूप में आया है। फिर देखो, फिर आगे वाला क्या आएगा, फिर आएगा संप्रदान। तो पढ़ने के लिए, यहाँ पहनने लिखा गया है, ये है पढ़ने के लिए। उसके बाद में आ जाएगा घर से, ये भी करण है। साइकिल से, ये भी करण है। तो दोनों ही आ जाएंगे। जाना इसमें क्रिया है ही। आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, लेकिन ये उतना हार्ड है नहीं। आपको तो सिर्फ वाक्य में ध्यान देना है कि वाक्य सही से सेट होना चाहिए। राम विद्यालय में रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। थोड़ा सा याद रखना कि कारकों की व्यवस्था होती है वो उल्टे क्रम में होती है। नियम नंबर 8 देखना। सामान्य नियम तो क्या कहता है, जब कर्ता विभक्ति रहित होता है तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। यानी कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है तो जो क्रिया का लिंग वचन लगेगा वो कर्ता के अनुसार ही लगेगा। जैसे देखना, राम, राम विभक्ति रहित है तो जो यह चलना क्रिया है वो राम के अनुसार लगेगी। तो राम क्या है, एक वचन था, पुल्लिंग था, तो ये पुल्लिंग और एक वचन ही लगेगी। राम चलता है। सीता, सीता स्त्रीलिंग है तो सीता चलती है, सबको पता है। लेकिन आगे देखना, जब कर्ता एक से अधिक हो, सभी कर्ता एक ही लिंग के हो तो क्रिया का लिंग उसी के अनुसार लगेगा। यानी राम और मोहन बहुवचन हो गया तो यहाँ आ गया पढ़ रहे हैं, यानी पुल्लिंग और बहुवचन। ये भी सबको पता है, बोलकर भी देख सकते हैं, जो अच्छा लगेगा वही होता है। फिर देखो, कर्ता अगर असमान लिंग के हो यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग और बहुवचन ही मानी जाएगी। अब देखो, राम, मोहन और राधा सारे बहुवचन है, अलग अलग लिंग के हैं, लेकिन फिर भी ये पुल्लिंग और बहुवचन ही मानी जाएगी। राम, मोहन और राधा पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं होगा कि राम, मोहन और राधा पढ़ रही है, गलत हो जाएगा। राम, मोहन और राधा पढ़ रहे हैं। समझ चुके होंगे, यानी ये बहुवचन में ही आनी है। तीसरा नंबर देखना, ये अच्छा है, यदि कर्ताओं को या अथवा या से जोड़ा जाए, यानी कर्ताओं को या से जोड़ा जाए तो क्रिया निकटवर्ती कर्ता जो पास में लिखा है उसके अनुसार लगेगी। यानी आगे वाला जो कर्ता होगा उसके अनुसार क्रिया लगेगी। देखो, राम या राधा पढ़ रही, राम और राधा को किससे जोड़ा है, या से जोड़ा है, तो जो ये क्रिया आ रही है वो राधा के अनुसार लगेगी। राम या राधा पढ़ रही है, क्योंकि राधा पास है तो स्त्रीलिंग। राम, राधा या राम पढ़ रहा है, तो राम पास में है तो राम पढ़ रहा है। या वाला कट गया है पीछे, राम पढ़ रहा है, तो राम पास है तो पुल्लिंग लगेगी। इजी सी बात थी। कर्ता जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। अगर या से जुड़ा है तो आगे वाले कर्ता के अनुसार लग जाएगी। आगे चलते हैं। आगे वाला नियम देखना, यदि सब सभी जैसे शब्द आ जाए, यानी या तो सब आ जाए या सभी जैसे शब्द आए तो क्रिया का रूप हमेशा बहुवचन में ही होगा। देखो, राम, मोहन और राधा, फिर आगे आ रहा है सब, तो सब आ गए तो बहुवचन में ही आने हैं, सब पढ़ रहे हैं। इसका निष्कर्ष देख लो, ये जो तीनों चारों बातें पढ़ी है, असमान लिंग और वह पुल्लिंग बहुवचन में आएंगे। अलग अलग लिंग के हैं, बहुवचन में है तो या से जुड़ जाए तो उसी लिंग के अनुसार वचन लगेगा जो आगे पास में है, और सब और सभी लग जाए तो बहुवचन लगना है। इजी सी बात थी, कोई ज़्यादा याद नहीं रखना। 9 नंबर का नियम देखना, जब कर्ता विभक्ति सहित हो और क्रम विभक्ति रहित हो, यानी कर्ता तो विभक्ति के साथ है और क्रम है ना वो विभक्ति रहित हो, तो क्रिया का लिंग वचन है ना वो अंतिम क्रम के अनुसार लगेगा। ये अच्छी सी बात है। जब कर्ता तो विभक्ति सहित हो और क्रम विभक्ति रहित हो तो जो क्रिया है, क्रिया का लिंग और वचन है वो अंतिम क्रम के अनुसार लगेगा। देखो, राम ने, राम के साथ विभक्ति आ गई तो राम को तो छोड़ दो, फिर क्या आएगा, क्रम आएगा। तो क्रम देखो, पुस्तक व पेन, तो जो पुस्तक व पेन आया है तो इसमें जो पेन है ना, पेन ये अंतिम क्रम है तो पेन के अनुसार लगाना है, तो पेन खरीदा। तो आप इतना ही वाक्य बोल के देखना लास्ट का, पेन खरीदा। पहले का वाक्य बोलने की जरूरत नहीं है। राम ने पुस्तक व थैले खरीदे। देखो, पुस्तक तो एक वचन थी लेकिन दूसरा क्रम क्या था, लास्ट क्रम थैले, बहुवचन था तो खरीदे, थैले खरीदे। सही लग रहा है तो सही है। देखो, राम ने थैले, पहले तो बहुवचन आ गया, आगे देखो पुस्तक एक वचन आया तो पुस्तक खरीदी। आप इस आगे वाले क्रम को ही बोल के देखना, वो अगर सही है वचन क्रम के अनुसार तो आपका वाक्य सही है। पेन खरीदा, थैले खरीदे, पुस्तक खरीदी। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
10 का नियम देखना, जब कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति के साथ हों, जैसे नो को आदि लगे हो, तो क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार होगा। अब जब कर्ता भी विभक्ति के साथ आ गया, कर्म के भी विभक्ति लग गई, तो जो क्रिया आएगी वो भाव के अनुसार ही आएगी। अर्थात कैसी आएगी, भाव के अनुसार कैसी लगेगी, वो हमेशा पुल्लिंग आएगी और एक वचन रूप में ही आएगी सदैव। देखो वो सदैव पुल्लिंग और एक वचन ही आएगी, चाहे कर्ता कर्म स्त्रीलिंग हो चाहे बहुवचन हो क्यों न हो, यानी चाहे कर्ता कर्म स्त्रीलिंग बहुवचन ही क्यों न हो, वो हमेशा पुल्लिंग आएगी और एक वचन ही आएगी। ये नियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कर्ता और कर्म दोनों ही जब विभक्ति के साथ होते हैं तो जो क्रिया का लिंग वचन लगना है वो एक वचन और पुल्लिंग ही लगना है। देखो राधा ने सीता को देखा, अब राधा ने सीता को यह आ गया है, तो जो देखा जो क्रिया आ रही है वो पुल्लिंग तो है ही और एक वचन ही आएगी। राम ने सीता को देखा, अब देखो यहाँ सीता को देखा, यहाँ राधा ने सीता को देखा, यहाँ राम ने सीता को देखा, यहाँ देखो राम ने रावण को मारा। ऐसे दोनों ही जब विभक्ति के साथ आ रहे हैं तो जो जो आगे जो क्रिया आनी है वो हमेशा पुल्लिंग और एक वचन ही आनी है। अब निष्कर्ष देख लो, ये 2-3 लास्ट वाले पॉइंट पढ़े थे वो, यदि कर्ता विभक्ति के रहित है तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के साथ लगा दो। यदि कर्ता विभक्ति सहित है तो कर्म विभक्ति रहित है तो क्रिया का लिंग वचन है वो अंतिम क्रम के अनुसार लगा दो। अब जब कर्ता भी विभक्ति के साथ आ गया, कर्म भी विभक्ति के साथ आ गया, तो जो क्रिया है वो पुल्लिंग और एक वचन रूप में यानी भाव के अनुसार लगेगी। इजी से ही नियम थे। अब तक हमने इतने नियम पढ़े हैं, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रही होगी। मैं आपको देखो अब एक शॉर्ट में समझाता हूँ। एक नियम तो ये है, आपको पता है कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार लगेगा। अब कर्ता विभक्ति के साथ है और कर्म में विभक्ति नहीं है तो कर्म के अनुसार लगेगा। दोनों ही कर्म और कर्ता विभक्ति के साथ आ गए तो हमेशा पुल्लिंग और एक वचन लगेगा। एक नियम तो ये है। एक नियम ये पढ़ा, अगर असमान लिंग और वह आए तो यानी एक लिंग वाला आ जाए, लिंग एक वचन में आए तो एक वचन लगा दो। अगर या से जुड़ जाए तो उसी लिंग वचन के अनुसार जो पास में है उसके अनुसार लगा दो। सब और सभी आ जाए तो बहुवचन रूप ही आता है। एक पढ़ा उपाधि और योग्यता। उपाधि पहले आती है नाम के और योग्यता बाद में आती है। कालवाचक और स्थानवाचक आए तो समय बताने वाला पहले आता है, स्थान बताने वाला शब्द बाद में आता है। निर्जीव और सजीव कर्म की बात आई तो जो सजीव कर्म होते हैं व्यक्ति और प्राणी वो विभक्ति के साथ आते हैं और जो निर्जीव कर्म होते हैं वो विभक्ति रहित आते हैं। ये अच्छा नियम है, जो सजीव कर्म होते हैं वो विभक्ति के साथ आते हैं, जो निर्जीव कर्म होते हैं वो विभक्ति रहित आते हैं। लेकिन बजाना, बढ़ाना, चलाना, उठाना, गिराना, धोना आदि क्रियाओं में विभक्ति के साथ भी आ सकते हैं निर्जीव कर्म भी। आगे चलते हैं। संबोधन वाला पता ही है, संबोधन या विस्मय आदि बोधक वाक्य के पहले आते हैं, फिर कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, लास्ट में क्रिया आती है। यही हमने नियम पढ़े थे, 2 मिनट के अंदर रिवीजन हो चुका है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपकी आरबीएसई बोर्ड किताब के अनुसार कि कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास जरूरी है। अब देखो पहली अशुद्धि है अनावश्यक शब्द प्रयोग, यानी अनावश्यक शब्द आते हैं वो हमें जब वाक्य शुद्धि करते हैं तो वो हटा देने चाहिए। देखो उसे लगभग 100% अंक मिले, अब 100% ही मिल गए तो लगभग क्या होता है, तो उसे 100% अंक मिले। मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ, सायकाल खुद समय है तो मैं सायकाल घूमने जाता हूँ। ये जो अनावश्यक शब्द हैं उनको हटा देना चाहिए। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, अब दुनिया को ही हम सारी बोलते हैं तो सारी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। दुनिया भर में यह बात फैल गई, वह विलाप करके रोने लगी। विलाप करना ही रोना होता है तो रोना क्यों दोबारा, तो वह विलाप करने लगी, तो इसी का अर्थ है कि वह रोने लगी। दोनों शब्द नहीं आ सकते, अच्छा वाक्य याद रखना, वह विलाप करके रोने लगी अशुद्ध है, शुद्ध होता है वह विलाप करने लगी। आगे देखना, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। किसी और दूसरा क्या होता है, किसी और से परामर्श लीजिए। वह बहुत सज्जन पुरुष है, यानी वह बहुत सज्जन पुरुष है। पुरुष तो है ही सज्जन है, तो वह बहुत सज्जन है। अब सज्जन पुरुष के लिए लगाते हैं तो पुरुष लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वह बहुत सज्जन है। वह सबसे सुंदरतम कमीज है, देखो सुंदरतम लगा है यानी सुपरलेटिव डिग्री है तो सबसे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। या फिर इसका तम हटा दो तो वह है सबसे सुंदर कमीज है, सुंदरतम लगाने की जरूरत यहाँ नहीं थी, वह सबसे सुंदर कमीज है। आगे देखना, शायद वह जरूर जाएगा
तो जाएगा तो वह जरूर जाएगा, शायद लगाने की जरूरत यहाँ नहीं थी। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो यहाँ देखना देश की वर्तमान भी आया है, मौजूदा भी आया है, तो एक शब्द हटा दो, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, तो सहित लगाने की सप्रमाण का अर्थ स का अर्थ सहित होता है, तो सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ पहले से ही ठंडी होती है, तो बर्फ लाओ। दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं, तो दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं, दास्ता युक्त जो होता है वो गुलामी ही तो होती है। आगे देखना, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। कई वर्षों तक भारत के गले में थोड़ी बेड़ियां पैरों में जकड़ी जाती है, तो कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, गले में नहीं पैरों में। इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। जो तरुण होते हैं उन्हें ही नवयुवक कहते हैं, तो नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। वह पानी से पौधों को सींचता है, वो पौधों को सींचता है, तो इसका अर्थ ये तो पानी से ही तो सींचेगा, और किसी से थोड़ी सींच सकता है, तो वह पानी से पौधों को सींचता है का अर्थ है वह पौधों को सींचता है। इसी प्रकार के आपको अनावश्यक शब्द मिलेंगे, उनको आपको हटा देना है। अगर अनावश्यक शब्द है तो वो अशुद्ध वाक्य है। अब देखो कुछ अनुपयुक्त शब्द भी प्रयोग होते हैं, वो कैसे होते हैं वो देख लो। उसने हाथी पर काठी बांध दी, हाथी पर काठी बांध दी नहीं होता है, उसने हाथी पर होदा रख दिया। काठी नहीं होता है, होदा लिखा जाता है, तो उसने हाथी पर काठी बांध दी है का सही वाक्य क्या होगा, उसने हाथी पर ओहदा रख दिया। सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया, विख्यात नहीं होता है, जो आतंकवादी होते हैं उनके लिए विख्यात शब्द यूज में नहीं लेते, कुख्यात होता है, तो सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दे, ये सौभाग्यवती नहीं होती है, ये होता है इस सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें। सौभाग्यवती की जगह सौभाग्यकांक्षिणी शब्द यूज होता है जब वो कन्या होती है। जब वो शादीशुदा हो जाती है फिर सौभाग्यवती लिख सकते हैं, लेकिन कन्या के साथ सौभाग्यवती शब्द नहीं लगता है। याद रखना, इस सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें। देखो, गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक न सका, तो गोलियों की बाढ़ नहीं, गोलियों की बौछार के समक्ष कोई टिक न सका। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, तुलसी ने मानस की रचना लिखी है नहीं, तुलसी ने मानस की रचना की है। आपको समझ आ रहे होंगे। वह कढ़ाई बुनाई जानती है, वह कढ़ाई बुनाई जानती है। कढ़ाई क्या होता है, कढ़ाई होती है, तो वह कढ़ाई बुनाई जानती है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, ये शास्त्री की मृत्यु नहीं होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनका निधन बोला जाता है, तो शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ। खेद नहीं, खेद भी नहीं होता है, दुख हुआ। मृत्यु भी नहीं कहते हैं, निधन कहते हैं, दोनों ही याद रखना। शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ। हमें चरखा काटना चाहिए, काटना नहीं, हमें चरखा चलाना चाहिए। आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, आगामी घटनाओं को हम लिख सकते हैं भावी घटनाओं को कौन जान सकता है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आगामी घटनाओं के बजाय भावी घटनाओं को कौन जान सकता है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, नहीं, जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है वो अस्त्र नहीं शस्त्र होता है, तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। इन शब्दों को आपको याद रखना है। बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है। देखो, बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर, नोक पर नहीं चलना है, तलवार की धार पर चलने के समान कष्टदायी है। अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, यह नहीं, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। सजा मृत्युदंड एक ही बातें हो रही है, तो इसको हम सही लिख सकते हैं, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, कुत्ते चिल्लाते नहीं है, कुत्ते भौंकते हैं, तो अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। आपको समझ आया तो होगा कि कई बार तो अनावश्यक शब्द आ जाते हैं, कई अनुपयुक्त शब्द आ जाते हैं, उनको हटाकर हमें उपयुक्त शब्द लगाना होता है। ये अनुपयुक्त शब्द आ जाए वाक्य अशुद्ध होता है, तो आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। फिर विशेषण संबंधी अशुद्धि कौन सी होती है।
देखो यह सबसे सुंदरतम कमीज हमने पढ़ी थी, ये सबसे हटा दो या तम हटा दो, तो यह है सुंदरतम कमीज है या ये सबसे सुंदर कमीज है। इस प्रकार लिख सकते हैं वे एक अच्छे डॉक्टर हैं। एक हटा दो, एक की बात हो रही है तो वे अच्छे डॉक्टर हैं। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। अच्छे कपड़ों को थोड़ी धोया था, उन धोबी ने कपड़े हैं वो अच्छे धोए हैं, यानी ये एक क्रिया विशेषण है, न कि ये संज्ञा विशेषण। आगे चलते हैं। देखो भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है। भक्तिकालीन समय क्या होता है? भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। दो दो शब्द एक साथ नहीं लाने हैं हमें। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। यह तो विचित्र अद्भुत एक ही शब्द है तो एक हटा दो। यह तो विचित्र विषय है। यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित नहीं होता है, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, किसी और से मिलिए पहले आ चुका है। आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, ऐसे नहीं बोलते। आपको सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन नहीं होता है, शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं। अब आगे देखो वचन संबंधी भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, वो भी दो तीन बात कर लेते हैं। उसने दो कचौड़ी खाई। अब देखो उसने दो दो आ रखा है यानी बहुवचन है, तो उसने दो कचौड़ियाँ खाई। कचौड़ी नहीं कचौड़ियाँ। उस वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो सभी आ गए तो वर्ग नहीं आएगा, वर्गों के। वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। उसके प्राण पखेरु उड़ गया। देखो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखो आंसू से मेरे कपड़े भीग गए। आंसू नहीं होता है, आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। आगे देखो नवरस में श्रृंगार रस राज कहलाता है। नव रस नहीं होते, नौ है तो फिर नव रसों में श्रृंगार रस राज कहलाता है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, ये नहीं होता है, पेड़ों पर कौवे बोल रहे हैं। यानी आपको वचन संबंधी अशुद्धि का ध्यान रखना है। अगर जो करता है वो बहुवचन आए, तब आपको जो आगे जो आ रहे हैं वो भी बहुवचन के रूप में ही लेने हैं। और देख लो, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ। आपका नहीं, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अभी 3 बजा है नहीं, अभी 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों के नाम बताओ। इस प्रकार होता है। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। ये वचन संबंधी अशुद्धि है जिसका आपको ध्यान रखना है। आगे देखो कारक संबंधी अशुद्धि भी होती है। मैंने आपको बताया था, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा इजी होता है। उसने ठेले वाले से फल खरीदे। उसने ठेला वाले से, ठेला वाला नहीं होता है, उसने ठेले वाले से फल खरीदे। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है, ये नहीं होता है, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। वह आम को खा रहा है नहीं, वह आम खा रहा है। जो ये कारक की विभक्तियां लगती हैं इनका ध्यान रखना है। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया, इससे एक्स्ट्रा आ रखा था। हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, यानी विभक्ति कहीं एक्स्ट्रा लग जाए तो वो भी अशुद्ध होता है। आगे चलते हैं। कुछ क्रम भंग संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे देखो बच्चे को प्लेट में रख कर फल खिलाओ, प्लेट में रख कर नहीं, बच्चे को प्लेट में नहीं रखना है, बच्चे को फल प्लेट में रख कर खिलाओ। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए, मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए, ये नहीं होता है। यानी एक देशभक्ति गीत की पुस्तक थोड़ी होती है, तो मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध, वो पहले आ चुका है, गाय का शुद्ध दूध। कलम रमा को रमेश ने दी, रमा ने रमेश को कलम दी। यानी वो जो कर्ता कर्म क्रिया वाला है उसी के अनुसार रखना है आपको। ये क्रम वाला वही है। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, शुद्ध भैंस नहीं, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ नहीं होता है, बंदर को गाजर काट कर खिलाओ। कई रेलवे के कर्मचारी नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी पहले आ चुका है। सविता ने आज एक सोने का हार नहीं, सोने का एक हार। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। अनेक भारत में नहीं, भारत में अनेक जातियों व संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो आपको कर्म संबंधी अशुद्धि भी समझ में आ चुकी होगी। अब कुछ मुहावरे संबंधी अशुद्धि भी होती है, दो देख लो। वह आजकल अपने मुँह मियाँ
तोता बनने लगा है। ऐसे थोड़ी मुहावरा होता है। मुहावरा ये होता है वह आजकल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लगा है। यानी सही मुहावरे का भी कई बार अशुद्धि में प्रयोग पूछ लेते हैं। देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते थे, ये नहीं होता है। देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे, ये मुहावरा होता है। तो मुहावरे संबंधी अशुद्धि का भी आपको ध्यान रखना है। आगे चल और लास्ट है लिंग संबंधी अशुद्धि। ये तो इजी है। देखो, मीरा भक्त कवि थी। अब मीरा है तो कवि कैसे हो सकती है? मीरा भक्त कवयित्री थी। शहद बहुत मीठी है, नहीं, शहद बहुत मीठा है। उसे हतभागिनी का पति मर गया, उस हतभाग्या का पति मर गया। रमा मेरी पड़ोसी है, ये नहीं, रमा मेरी पड़ोसन है। महादेवी विद्वान कवयित्री थी। विद्वान नहीं होता है, विदुषी होता है। तो महादेवी विदुषी कवयित्री थी। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान नहीं होता है, सलोनी एक बुद्धिमती बालिका होता है। तो ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है, स्त्रीलिंग है। रनों की औसत अच्छी है, रनों का औसत अच्छी नहीं, अच्छा है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, नहीं है, हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। तो देखो, कवि की जगह कवयित्री, मिट्टी की जगह मीठा, हतभागिनी की जगह हतभाग्या, विद्वान की जगह विदुषी आता है महिला में, बुद्धिमान की जगह महिला हो तो बुद्धिमती लिखा जाता है, बहना का बहती होता है। इसी प्रकार हम लिंग संबंधी अशुद्धि को पहचान सकते हैं। अब हमने कुछ 8-10 तो पहले नियम पढ़ लिए, फिर हमने लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी, अनावश्यक शब्द संबंधी, इस प्रकार अनेक प्रकार की अशुद्धियों के बारे में भी हमने कुछ उदाहरण के साथ, उन उदाहरणों के साथ चर्चा की है जो आरबीएसई बुक में कुछ लिखे हुए हैं। आप अपनी इस आरबीएसई बुक से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। वैसे आपको दो चार रिवीजन देख के ये समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार हमें इनका रिवीजन करना है। इससे पहले मैंने 8-10 नियम भी बताए थे। कर्ता कर्म क्रिया वाला नियम, उपाधि और योग्यता वाले नियम, वो नियम भी आपको कभी ना कभी किसी न किसी प्रश्न में हेल्प करने वाले हैं। अब इसके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम तो है पहले की आए हुए प्रश्न करना, ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि हम उनका आंसर किस प्रकार दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? एलडीसी का क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। पुस्तकों में ये श्रेष्ठ है, बिल्कुल शुद्ध है। वे अच्छे अध्यापक हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। वे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चाय में कौन गिर गया, यही अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध है? चाय में कौन गिर गया, चाय में कोई गिरता नहीं है, ये वस्तु के लिए आया है कि चाय में क्या गिर गया। यहाँ है कौन गिर गया, चाय में क्या कोई व्यक्ति तो नहीं गिरा होगा। तो चाय में क्या गिर गया, इसीलिए ये अशुद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, शुद्ध वाक्य है, हमें शुद्ध बताना है। वह कल दोपहर आ गया है। वह कल दोपहर आ गया है, यानी ये पास्ट की बात है, तो यहाँ होना चाहिए था वह कल दोपहर आ गया था, इसलिए ये तो काल के अनुसार गलत है। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता नहीं आ सकता, इसलिए गलत है। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं वहाँ नहीं जाता। यदि आप नहीं आते तो मैं वहाँ नहीं जाता, या यदि आप नहीं आएंगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसलिए यह भी गलत है। लास्ट वाला अपने आप ही सही हो गया। यदि आप आ सकें तो बड़ी कृपा हो। यदि आप आ सकें तो बड़ी कृपा हो, यही शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? नहीं है पूछा गया है, देख लेते हैं। तब ये काम जरूर हो जाएगा, तब ये काम जरूर हो जाएगा, शुद्ध ही लग रहा है, शुद्ध ही है। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये भी शुद्ध लग रहा है। कृपया आज ही ये बताने का अनुग्रह करें, यह अशुद्ध वाक्य है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अब 6 नंबर अशुद्ध वाक्य कैसा है एक बार देखना।
कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। ये कृपया और अनुग्रह दोनों दो शब्द आ रखे हैं, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आते हैं, हमें दोनों में से एक शब्द लेने पर भी काम चल सकता है। वाक्य हो सकता था कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, ये सही वाक्य क्या होता, आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, क्योंकि अनुग्रह में भी कृपया वाला भाव तो आ ही जाता है। तो ये कृपया और अनुग्रह दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, तो आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, ये सही था। कृपया और अनुग्रह दोनों ही एक अनावश्यक शब्द आया है, इसीलिए गलत है। आपको ये जो अनावश्यक शब्द होते हैं ना, ये वाले ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इनमें से व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है। देखो, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय स्थल देखने योग्य ही होते हैं, तो दर्शनीय स्थल और देखने योग्य एक ही बात है, यानी पुनरावर्ती नहीं है। हम ये कह सकते हैं कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, एक ही बात थी, देखने योग्य ही होते हैं दर्शनीय, तो ये गलत है। आपको ये पुनरावर्ती वाले ही ज़्यादा पूछते हैं। हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। देखो, मृत्युदंड में भी सज़ा निहित ही होती है, तो सज़ा को दोबारा लिखना ज़रूरी नहीं होता, दोनों शब्द एक ही काम करते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें भी एक अनावश्यक शब्द आया है, उनकी माताजी मथुरा गई है। उनकी माताजी मथुरा गई हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। देखो, तमाम देश भर में बात फैल गई। तमाम और देश भर एक ही बात है, ये भी बोल सकते हैं कि देश भर में बात फैल गई है, तो तमाम और देश भर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए यह भी गलत हो गया। उनकी माताजी मथुरा गई है, यही शुद्ध वाक्य था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इनमें से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, आचार्य ने उनकी शिकायत को सुन ली। गलत है, क्योंकि आचार्य ने उनकी शिकायत को सुना, या तो ये होता, या आचार्य ने उनकी शिकायत को सुन लिया, दोनों ही गलत हैं। महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, ये ऐसे होना चाहिए था, महात्मा जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया, या महात्मा का दर्शन करके मैं धन्य हो गया, यानी यह भी गलत था। आगे देखो, मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, यही शुद्ध वाक्य है इसके अंदर। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, ये उस डी नंबर भी गलत है, क्योंकि उसने तरह तरह यानी बहुवचन का सा हो रहा है, ले रूप धारण किया वापस एक वचन सा लग रहा है, इसलिए ये भी गलत था। मैं आपसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, यही शुद्ध वाक्य था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया है, एलडीसी का क्वेश्चन है। मैं तुझे बता दूंगा, बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, मैं तुझे बता दूंगा। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य लग रहा है। वह अपना चश्मा भूल गया, ये भी बिल्कुल शुद्ध ही लग रहा है। हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। अब ये वाक्य अशुद्ध क्यों है, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन था। मैं तुझे बता दूंगा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं, देखो यहाँ क्या आया है, आया है, क्योंकि बहुवचन था तो हैं आ गया। वह अपना चश्मा भूल गया, यहाँ देखो हमारे प्रांत के लोग, ये भी बहुवचन ही है, मेहनती है। अब है आया है की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, है होना चाहिए था, यानी एक टिमकी नहीं लगी हुई है, इसीलिए यह वाक्य अशुद्ध हो गया। कितना गहराई से पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप इस लास्ट में जो है और हैं आता है उसका ध्यान रखना, एक वचन है तो है आएगा और बहुवचन है तो है आएगा, जैसे मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं, इस टिमकी का भी आप ध्यान रखना, कई बार इसके कारण भी उत्तर गलत हो जाता है। तो हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, है नहीं आएगा, क्या आएगा, है आएगा। समझ में आ गया होगा आपके, एक ये नियम तो आपके हमेशा याद रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, निम्न में से अशुद्ध लिखित वाक्य है, सीईटी का क्वेश्चन है, अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। अब वह वापस लौट चुका होगा, यही अशुद्ध है, मुझे तो दिख गया। अब दूसरा देखो, मीरा भक्त कवियत्री थी, बिल्कुल सही है। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, बिल्कुल सही है। घोड़ा चलते चलते अड़ गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब पहला ही क्यों गलत है, ध्यान से देखना। अब वह वापस लौट चुका होगा, यहाँ देखो वापस और लौट दोनों ही यानी एक शब्द एक्स्ट्रा आया है, एक से भी काम चल सकता था। अब वह लौट चुका होगा, तो लौट चुका होगा का अर्थ भी यही निकल रहा है कि वापस लौट चुका होगा, तो वापस लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी।
तो अब वह लौट चुका होगा। तो यहाँ वापस और लौट दोनों शब्द एक साथ नहीं आने चाहिए थे, इसलिए अशुद्ध है। ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ वापस और लौट, ऐसे ही कोई ना कोई वर्ड आपके एग्जाम में छपेगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि वापस और लौट तो एक साथ नहीं आ सकते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, निम्न में से शुद्ध लिखित वाक्य है। ये भी सीटी में पूछा गया था। देखो शुद्ध पूछा है तो प्यास से होठ सूख रहा था, होठ नहीं होठ सूख रहे थे, क्योंकि होठ दो होते हैं, बहुवचन में होते हैं, तो प्यास से होठ सूख रहे थे, ये गलत है। हमें शुद्ध पूछा है मेरी बात सुनो। देखो छोटा सा वाक्य है मेरी बात सुनो, इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, इसीलिए यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वह आरोग्य हो गया, आरोग्य नहीं आरोग्य, तो इसलिए ये गलत था। इनको उत्तर देना भूल होगा, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें ये प्रश्न होना चाहिए था इनको उत्तर न देना भूल होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। मेरी बात सुनो, इसमें तो ये छोटा सा वाक्य था जिसमें तो कोई गलती नज़र ही नहीं आ रही, तो यही सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, निम्न में से शुद्ध लिखित वाक्य है। सीटी में पूछा गया था। ऐसे ये सीटी वाले टाइप क्वेश्चन बोर्ड के ही थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। देखो उसकी आंखों में दर्द है, उसकी आंखों में दर्द है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, यही इसका आंसर है। देखो ये है मेरा ही हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर नहीं हस्ताक्षर होता है, गलत है। मेरे को आगरा जाना है, मेरे को आगरा जाना नहीं मुझे आगरा जाना है, मेरे को नहीं मुझे आगरा जाना है। इसी कार्य में तुम्हारी अच्छाई है, अच्छा नहीं लग रहा ना बोलने में, इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, ये से होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। उसकी आंखों में दर्द है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, निम्न में से शुद्ध लिखित वाक्य है। सीटी का क्वेश्चन है, शुद्ध पूछा है मैं रात के समय पढ़ता हूँ। देखो रात और समय दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये तो क्या है अशुद्ध है। मैं रात को पढ़ता हूँ, रात के समय पढ़ता हूँ, क्या होता है रात है तो अपने आप पता चल रहा है कि ये रात के समय की बात है, तो रात और समय हम लिख नहीं सकते साथ साथ। यह है कैसे संभव हो सकता है। अब देखो यह कैसे संभव हो सकता है, इसमें एक तरह से प्रश्न पूछने का भाव आ रहा है, यह कैसे संभव हो सकता है। जब प्रश्न का भाव आ रहा है तो इसके लास्ट में भी क्या होना चाहिए था, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। यह कैसे संभव हो सकता है, तो इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, तभी शुद्ध होता। देखो कई ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे एक तो है और हैं का ध्यान रखना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का भी ध्यान रखना। सप्रमाण उत्तर दीजिए, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। तुम सबसे सुंदरतम हो, ऐसा वाक्य बहुत बार पूछा जाता है। देखो सबसे भी आ गया और सुंदरतम भी आ गया, दोनों साथ में नहीं आ सकते। या तो ये ऐसा होता कि तुम सबसे सुंदर हो या तुम सुंदरतम हो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो तुम सबसे सुंदर हो या तुम सुंदरतम हो, इस प्रकार के वाक्य आ सकते हैं, इसलिए ये भी गलत था, ऑप्शन नंबर 6 सही था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखना, निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। सीटी का ही क्वेश्चन है, आप यहाँ बैठो, अशुद्ध पूछा है आप यहाँ बैठो, यही अशुद्ध वाक्य है। क्यों है बताऊंगा आपको। देखो आगे वाले पहले देख लो, बच्चा माँ के बगल में बैठा था, बच्चा माँ के बगल में बैठा था, बिल्कुल शुद्ध है, कोई गलती नहीं है। आपका पत्र मिला, कोई गलती नहीं है, शुद्ध है। वह निरोग हो गया, वह निरोग हो गया, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो यह वाक्य क्यों गलत है देखते हैं। देखो यहाँ है आप यहाँ बैठो, सही क्या होना चाहिए था, आप यहाँ बैठिए, ये होना चाहिए था। आप यहाँ बैठो, ये सही नहीं लग रहा है, आप यहाँ बैठिए, इस प्रकार होना चाहिए था। आप इस शब्द को याद रखना, आप यहाँ बैठो, ये हिंदी में एक अशुद्ध वाक्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको देखने में ये नहीं लगेगा कि ये अशुद्ध है, लेकिन इसका अर्थ होता है आप यहाँ बैठिए, वो शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, निम्न में अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। अशुद्ध पूछा है तो देखो जल्दी वापस लौटकर आना, यही अशुद्ध है। हमें अभी बात की थी वापस और लौटना, ये दोनों शब्द तो एक साथ नहीं आ सकते, अगर आते हैं तो वो वाक्य अशुद्ध होता है। ये तो उसी ट्रिक पर आ गया। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, शुद्ध है। वह वहाँ से चल दिया, शुद्ध है। कृपया यहाँ बैठिए, देखो आ गया ना बैठिए, यही होता है कृपया आप यहाँ बैठिए, इसी प्रकार ये शुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत था, क्योंकि वापस और लौटना दोनों साथ में नहीं आ सकते। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 देखना, उनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सीईटी में पूछा गया था, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। देखो वापस और लौट एक साथ आ गए, यानी ये तो अशुद्ध है, हमें 100% पता है। ये तो वापस और लौट आ गया, ये तो अशुद्ध है, ये तो कभी नहीं आएगा। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। बर्फ तो ठंडी ही होती है, आग गर्म ही होती है, इसलिए यह भी नहीं आएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं दो। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अब आप देख लो कौन सा ज़्यादा शुद्ध लग रहा है। तो प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे वैसे तो शुद्ध ही है, लेकिन यहाँ जब स्कूल की बात आ रही है तो यहाँ लड़के की जगह हमें छात्र या विद्यार्थी कोई शब्द आना चाहिए था। लड़की ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे होना चाहिए था कि प्रधानाध्यापक छात्रों को चुनेंगे, प्रधानाध्यापक विद्यार्थियों को चुनेंगे, ये शब्द होने चाहिए थे। लड़के चुनेंगे एक अच्छा वाक्य देखने में नहीं लग रहा है, इसलिए ये भी गलत था। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। सीईटी में पूछा गया था। ये सीईटी में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 100% ही आपको भी ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बस आपको तो इनकी थोड़ी सी गहराई का ध्यान रखना है। देखो शुद्ध वाक्य पूछा है, आप यहाँ बैठो। अभी हमने बात की थी, आप यहाँ बैठो तो क्या होता है, एक अशुद्ध वाक्य होता है, सही होता है आप यहाँ बैठिए। देखो वापस रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ बैठो अशुद्ध है, मैंने ये कहानी पढ़ी है, बिल्कुल ये एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देखो सी में, वह वाराणसी से वापस लौट आया। हमें पता चल गया कि वापस और लौट दोनों एक साथ शब्द आते ही अशुद्ध हो जाता है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। देखो वापस लौट और यहाँ बैठो दोनों ही रिपीट होके आए हैं ऑप्शन में। वह अनेक काम करता है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। यह तो मेरा पुस्तक है, देखने में गलत लग रहा है, यह तो मेरी पुस्तक है, इसलिए यह भी गलत है। तो कौन से सही हैं, बी और डी सही है, तो केवल बी और डी ही सही आंसर है। समझ चुके होंगे। आप यहाँ बैठो भी अशुद्ध होता है, वापस और लौट साथ आ जाए तो भी अशुद्ध होता है, याद रखना इन दोनों को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, वह आम को खा रहा है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। थर्ड ग्रेड में पूछा गया था टीचर भर्ती में। वह आम को खा रहा है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, आम खा रहा है। ये को एक्स्ट्रा आ रहा है, को क्या होता है, को एक कारक होता है, कर्ता ने कर्म को, तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। जब भी आपको विभक्ति संबंधी कोई अशुद्धि नजर आए वो कारक संबंधी अशुद्धि होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, निम्न में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा है। लिंग के अनुसार देखना है, सीटी में पूछा गया था। देखना, श्याम सन्यासी है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। रंजना अध्यापिका है, बिल्कुल सही है। वह स्त्री अपराधिनी है, बिल्कुल सही है। हवन सामग्री जल गया, बिल्कुल गलत है। हवन सामग्री जल गई, हमें तो लिंग संबंधी थे ना, तो हवन सामग्री जल गई आना चाहिए था, यहाँ गया लिखा हुआ इसलिए गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, निम्न में अशुद्ध लिखित वाक्य है। अशुद्ध देखना है, आप यहाँ बैठें। देखो वो अलग था बैठो, ये आप यहाँ बैठें, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य होता है। आप यहाँ बैठे, वो था आप यहाँ बैठो, दोनों का अंतर समझ लेना। आप यहाँ बैठें, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। संभवतः वह आज आएगा, ये भी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मैंने देखा है, छोटा सा वाक्य है, ये तो शुद्ध ही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये अशुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है की जगह ये भी हो सकता था कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। मैंने देखा है, संभवतः आ जाएगा। आप तो इसका याद रखो, ए वाले का, आप यहाँ बैठें, ये तो शुद्ध है। पहले आया था आप यहाँ बैठो, वो एक अशुद्ध वाक्य है। क्या होना चाहिए था, आप यहाँ बैठें या आप यहाँ बैठिए, ये शुद्ध हो सकता था। लेकिन आप यहाँ बैठो को याद रखना, वो अशुद्ध है। आप यहाँ बैठें, ये एक शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, निम्न में से सही वाक्य का चयन करना है। मैं आप सभी के आभारी हैं, देखने में गलत लग रहा है। मैं आप सब का आभारी हूँ, मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आपके सब का आभारी हूँ, ये भी गलत है। दोनों पढ़ने में गलत हो गए। दो बच्चे, दोनों में देखते हैं, मैं आप सब का आभारी हूँ, मैं आप सभी का आभारी हूँ। वैसे तो दोनों ही शुद्ध हैं, लेकिन आप
ये सबका की जगह सभी ज़्यादा प्रचलित है, यानी सभी या सभी वाला ज़्यादा सही माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 सही है। मैं आप सभी का आभारी हूँ, बोलने में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यही इसका आंसर है। मैं आप सब का आभारी हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं आप सभी का आभारी हूँ, इसीलिए 7 नंबर ऑप्शन है, वरना तो 2 नंबर ऑप्शन भी सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। इजी क्वेश्चन था। भारतीय संस्कृति को मुझे गांव-गांव में देखा हुआ था, बोलने में अटपटा लग रहा है। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा, यही शुद्ध वाक्य है। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखे, गलत है। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखे थे, ये भी अशुद्ध है। ये तीनों तो बोलने में अशुद्ध थे, तो भारतीय संस्कृति को मैंने गांव-गांव में देखा, ये शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं। कुछ वाक्य तो आपको बोलने से ही पता चल जाएंगे कि ये अशुद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, कारक एवं विभक्तियों की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों की पहचान करनी है। तो रजत ने नकुल को डंडे मारे, मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है नहीं होता है, मुझे घर जाना है होता है, ये तो गलत है 100%। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, बिल्कुल सही वाक्य है 100%। राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। महादेवी कविता की रचना कर रही है, महादेवी कविता की रचना कर रही हैं, बिल्कुल ये भी सही वाक्य नज़र आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं, बी वाला हमें पता है 100% गलत है, तो इसमें भी बी थी, इसमें भी बी थी, इसमें भी बी थी, ये तीनों ऑप्शन कट चुके हैं। एक ही ऑप्शन बचा है, वो है सी। अब सी में है CDE, यानी रेलगाड़ी। राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, सही है। महादेवी कविता की रचना कर रही है, भी सही है। अब देखो ये ए नंबर ऑप्शन भी इसमें आया ही नहीं, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। ये वैसे तो गलत कम लग रहा था, लेकिन अपने आप गलत हो चुका है। रजत ने नकुल को डंडे मारे, या रजत ने नकुल को डंडे से मारा, इसलिए गलत मान लिया होगा। लेकिन ऑप्शन में ए सही नहीं बैठ रहा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर CDE है, क्योंकि हमें पता है बी तो सब में गलत है। इसी प्रकार आप काट सकते हो कि बी गलत है, तो इन तीनों में बी आ रखा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये ट्रिक भी आप इनमें यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमारे छोटे से छोटे अनुभवों में मानवता की सारी इतिहास छिपी रहती है, गलत है, बोलने में ही। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता की सारी इतिहास छिपा रहता है, गलत है, ये सारी वर्ड ही गलत है। तो इसमें भी देखो मानवता का सारी, सारी नहीं, मानवता का सारा आता है, इसलिए ये तीनों ही गलत थे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 10 सही है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है, क्योंकि मानवता का सारी दे रखा था, जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। देखो, उसके चाचा को लड़की हुई है, गलत वाक्य है। उसके चाचा को लड़की हुई है, ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं उसके चाचा के घर लड़की हुई है, ये सही वाक्य होता, इसलिए गलत है। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, जब श्री और जी दोनों ही जब आदर सूचक शब्द हैं, वो एक साथ नहीं लगते, अतः श्री और जी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए गलत है। आपका भवदीय, आपका भवदीय के साथ भी वाक्य पूरा नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है। आगे देखो, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल सही वाक्य है, हमें शुद्ध ही पूछा था, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल सही वाक्य था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। शहद मीठी थी, मिट्टी है, मीठे हैं, सही होता है शहद मीठा है। क्या होता है शुद्ध वाक्य? शहद मीठा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। 4 साल की बच्ची गाड़ी चला सकती है, ये तो शुद्ध वाक्य है। घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया, चैन का सांस लिया नहीं, चैन की सांस ली, इसलिए यही गलत वाक्य है, बे नंबर ऑप्शन का। श्याम ने राधा को बुलाया, सही है। ऐसे संत पुरुष को भूला नहीं जा सकता, ये भी सही वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 देखना, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है पूछा है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, बिल्कुल शुद्ध वाक्य था। राज सुधा ने एक पुस्तक खरीदा, सुधा ने एक पुस्तक खरीदी होना चाहिए था, इसलिए गलत है, यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, राधा ने शाम का भोजन बनाया, सही है। गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी, ये भी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, यही शुद्ध वाक्य है। आगे देखना, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, शेर को देखे से उसका प्राण सूख गया, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, सारे गलत हैं। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, गया नहीं आएगा, क्या आएगा, गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, निम्न में से अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। उसे मृत्यु दंड मिला, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, दोनों ही सही थे। मैं जयपुर गया था भी सही है। मैंने कविता सुनाया, नहीं, मैंने कविता सुनाई, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर स ही अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, निम्न वाक्य में क्रिया की कौन सी अशुद्धि है। संध्या नृत्य करता है, कौन सी अशुद्धि है। संध्या नृत्य करती है होना चाहिए था, इसलिए ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। संध्या नृत्य करती है होना चाहिए था, इसमें है संध्या नृत्य करता है, लिंग संबंधी अशुद्धि है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तब यह काम जरूर हो जाएगा, सही है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, सही है। शेर को देखकर उसका प्राण सूखा गया, ये गलत वाक्य हमें तो मिल चुका है। कई रेलवे के कर्मचारियों की पदोन्नति हुई, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, निम्न वाक्य में कौन सा अशुद्ध वाक्य है बताने हैं। आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है, हमें तो शुद्ध ही लग रहा है। गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, ये गलत है। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक करना होना चाहिए था, इसलिए गलत है। उसने सबों से यही बात कही, उसने सभी से यही बात कही, ये भी गलत है। मेरी नाक में सूजन है, सही है। फिर भी उनका ही पराजय हुआ, फिर भी उनकी ही पराजय हुई, ये भी गलत है। यानी बी सी ई, 3 नंबर ऑप्शन गलत है, तो बी सी ई, डी नंबर ऑप्शन सही है। हमें अशुद्ध पूछे थे, अब देखो हमें एक भी पता चल जाता है कि यह गलत है, तब हम कैसे सही करते हैं। हमें पता था आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है या मेरी नाक में सूजन है, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। तो इसमें देखो डी वाले में ये डी वाला कट जाता, ये डी वाला कट जाता, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते, क्योंकि डी वाला तो बिल्कुल शुद्ध था। तो आप इस प्रकार भी एक जो ऑप्शन वाला आता है उसको तो काट सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, निम्न में से कौन से शुद्ध वाक्य पूछे हैं। देखो, पुलिस ने रामू में आरोप लगाया, पुलिस ने रामू पर आरोप लगाया होना चाहिए था, इसलिए ये तो अशुद्ध है। मैंने अजय को नहीं मारा है, मैंने अजय को नहीं मारा है, शुद्ध वाक्य ही लग रहा है। वह संतान के कारण दुखी है, मुझे ये भी शुद्ध लग रहा है। नमन पाठशाला से लौट आया, ये भी शुद्ध लग रहा है। उसने मुझे आज खाने को बुलाया, उसने मुझे आज खाने पर बुलाया होना चाहिए था, इसलिए ये अशुद्ध है। तो इसमें बी सी और डी अशुद्ध है, शुद्ध है। हमें पूछे हैं शुद्ध वाक्य, तो बी सी डी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। वैसे देखो हमें पता चला कि इसमें और ए नंबर ऑप्शन गलत था, पुलिस ने रामू में आरोप लगाया नहीं हो सकता, तो हमने ए वाले ऑप्शन काटे तो पहला कट जाता और द वाला कट जाता। फिर हमें पता चलता उसने मुझे आज खाने को बुलाया, ये भी गलत है, तो ई नंबर ऑप्शन कटता, तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन भी कट जाता और सी नंबर ऑप्शन भी कट जाता। ऑप्शन नंबर 1 बचता, वो था बी। इसी प्रकार आप काट कर भी इस ऑप्शन को कर सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखना, निम्न में से शुद्ध वाक्य पूछे हैं। मटर में हरा धनिया डाला गया, शुद्ध ही लग रहा है। सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए, शुद्ध लग रहा है। उनका आपस में नोक झोंक होता रहता है, उनकी आपस में नोक झोंक होती रहती है, ये सही होना चाहिए था, गलत है यहाँ। कमरे की छत नीचे आ गिरी, ये होना चाहिए था। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, ये तो शुद्ध ही लग रहा है। तो अभी एक बार देखते हैं कि ए बी ई ये शुद्ध वाक्य है। जब आपका इस प्रकार पता चले फिर आप काट भी दिया करो कि जैसे कमरे का छत नीचे आ गिरा गलत है, तो डी नंबर गलत है, तो डी वाले काटो, इसमें डी थी, इसमें डी थी। अब 2 ऑप्शन बच गए। फिर आपने देखा कि
उनका आपस में नोक झोंक होता रहता है। बी और सी, इसमें देखो ए और ई दोनों में है, ए और ई तो दोनों में, बी और सी। अब बी और सी में से देखना है कौन सा शुद्ध है, तो बी नंबर ऑप्शन शुद्ध था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया था। समझ में आया किस प्रकार काटना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा है। मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं, शुद्ध है। वृक्षों पर कोए बोल रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध है। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है। कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करें। ऊपर वाले दोनों तो बिल्कुल शुद्ध है, हमें अशुद्ध पूछा था, लेकिन ये दोनों ही मुझे अशुद्ध लग रहे हैं। क्यों, बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं आंसर, क्योंकि इसमें कृपया और कृपा दोनों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए ये तो 100% अशुद्ध है और इसको हम मानते भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर है। अब तीसरा नंबर भी एग्जामिनर को नहीं देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दे दिया, तो ये भी थोड़ा सा तो गलत है। सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक एक आवश्यक अस्त्र है। बंदूक एक अस्त्र नहीं बल्कि एक शस्त्र है। याद रखना, बंदूक एक अस्त्र नहीं शस्त्र है। अगर ये द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता तो इसमें से नंबर ऑप्शन गलत हो जाता। दोनों में ज़्यादा गलत द वाला मानते हैं, दोनों ही गलत हैं वैसे। तो आगे चलते हैं, दोनों का याद रखना, शस्त्र और अस्त्र। बंदूक भी क्या है, एक शस्त्र है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। वह जाना चाहता है, मेरी प्रतीक्षा करना, तुम क्या कर रहे हो, तीनों शुद्ध हैं। उसने मुझे गाली निकाली, ये अशुद्ध है। उसने मुझे गाली दी, इसलिए ये शुद्ध होता। उसने मुझे गाली निकाली अशुद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखना, इनमें से शुद्ध वाक्य है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, ये तो छोड़ दो। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया आएगा या उसने अध्यक्ष को निवेदन किया। तो जब निवेदन किया जाता है तो को नहीं से होता है, तो उसने अध्यक्ष को निवेदन किया नहीं होता, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया होता है, तो उसने अध्यक्ष से निवेदन किया ही शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पूछा है। पुस्तक मेज पर रखी है, शुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यही गलत आ गया है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है, इसीलिए गलत था। ये मेरे सपनों का घर है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, शुद्ध वाक्य छांटना है। एलडीसी का क्वेश्चन है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, शुद्ध वाक्य छांटना था, यही शुद्ध है। यहाँ देखो शस्त्र लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यह मेरा पुस्तक है, नहीं यह मेरी पुस्तक है, इसलिए गलत है। इन्हें एक पुत्र है, ये भी अशुद्ध है। भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये भी अशुद्ध है। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक क्या है, एक शस्त्र है, याद रखना। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में भी, तो जगत में संतोष सबसे सुंदरतम है। सबसे और सुंदरतम दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए अशुद्ध है। उसे भारी प्यास लगी है, ये भी अशुद्ध है। उसे प्यास लगी है, भारी प्यास ये कब बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, इसलिए ये भी गलत है। मेरे को पुस्तक चाहिए, नहीं मुझे पुस्तक चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैंने उसे बुलाया और कहा, यही सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखना, शुद्ध वाक्य पूछा है। मन मयूर चाहता है कर्मठ की तरह उछलते रहना, ये गलत वाक्य है। कृपया उत्तर देने की कृपा करें, कृपया और कृपा दोनों आए हैं, तो इसलिए गलत है। ये ऐसी पहेली है कि जिसे सुलझा ना सकना, देखो कितना गलती है इसमें। ये एक ऐसी पहेली है, ऐसे होना चाहिए था। आपका यह मत ग्राह्य है, यही सही आंसर है इसका। आपका यह मत ग्राह्य है, याद रखना इस प्रश्न को आप। आपका यह मत ग्राह्य है, यही सही आंसर है। जबकि देखो मन मयूर चाहता है, ये कर्मठ जो नाम है ये नहीं आना चाहिए था यहाँ, तो मन मयूर चाहता है। आगे याद रखना इस प्रश्न को, आप याद ही रख लेना कि मन मयूर चाहता है कर्मठ की तरह उछलते रहना, यह भी अशुद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, शुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा नहीं है, यानी अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। यह गलियों को चौड़ा करने आवश्यक हो गया। हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए, तीनों शुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य नहीं है पूछा है, तो इनके वेतन से केवल दाल रोटी चल जाती है या चलती है, वैसा होना चाहिए था, हो जाती है गलत है। इनके वेतन से केवल दाल रोटी चल जाती है, इस प्रकार वाक्य होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। हमें अशुद्ध बताना है, तो देखो सभा में सभी वर्ग के लोग थे, यही इसमें अशुद्ध वाक्य है। क्यों है? देखो सभा में सभी के साथ आया है वर्ग, क्योंकि सभी क्या है, बहुवचन है, तो सभा में सभी वर्गों के लोग थे ये होना चाहिए था, जबकि वर्ग नहीं आना चाहिए था। वर्ग की जगह क्या होना चाहिए था, वर्गों होना चाहिए था, कि सभा में सभी वर्गों के लोग थे, ये सही होता, इसलिए यही अशुद्ध है। आगे देख लो, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, शुद्ध है। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? बिल्कुल शुद्ध है, तुम अपनी किताबें ले आओ, ये भी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे लोग विविध विषय से परिचित थे, ये तो अशुद्ध है, क्योंकि विविध आया है। वे लोग विविध विषयों से परिचित थे, विषय की जगह विषयों होना चाहिए था, क्योंकि विविध यानी बहुवचन है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि जब 4 गिरफ्तारी हो रही है तो ये एक बहुवचन है, तो हुई की जगह क्या आना चाहिए था? हुई की जगह हुई आना चाहिए था, एक टिमकी और आनी चाहिए थी। ऐसे हालातों में ख्याल रखना, हालात जो शब्द होता है वो पहले से ही बहुवचन रूप में होता है, इसलिए हालातों करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे हालात में ख्याल रखना इसका सही होता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो शुद्ध है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, यही सही आंसर है। तीनों गलत थे। ये देखो विषय है, एक वचन में था, बहुवचन होना चाहिए था। हुई एक वचन थी, बहुवचन होनी चाहिए थी। हालात पहले से ही बहुवचन होता है, इसके लिए हालातों करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखना, शुद्ध वाक्य छांटिए। रावण की हत्या राम ने की थी, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, पेड़ पर कोयल कूक रही थी। इसमें देखो सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, ये होना चाहिए था सब लोग अपनी अपनी रजाई लेकर सो गए, इसलिए गलत है। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। इसमें देखना, रावण की हत्या राम ने की थी, वैसे तो ये भी शुद्ध है, लेकिन ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि हत्या जैसे वर्ड नहीं यूज़ होने चाहिए थे, इसलिए यह भी गलत माना है एग्जामिनर ने। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, इसे भी एक तरह से गलत माना गया है। इसमें सही आंसर माना गया था पेड़ पर कोयल कूक रही थी, यही इसका सही आंसर माना गया था, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखना, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को जाना है नहीं होता है, मुझे जाना है बिल्कुल सही आंसर है। आप बैठो भी अशुद्ध है, वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं, ये भी अशुद्ध है। मुझे जाना है शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं। 45 का प्रश्न देखना, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गरम कप चाय दो, गरम कप चाय दो ये नहीं होता है कि मुझे 1 कप गरम चाय दो, इसलिए गलत है। मैं तुम्हारी काम करता हूँ, मैं तुम्हारा काम करता हूँ, ये हो सकता था, इसलिए गलत है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, मृत्युदंड और सज़ा दोनों एक साथ नहीं आ सकते, गलत है। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं, यही सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। यह है पानी का कुआं कैसे सूख गया, यही अशुद्ध है। देखो कुआं होता है वो पानी का ही होता है, इसलिए पानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह है कुआं कैसे सूख गया, इससे भी वही अर्थ निकलता, इसलिए पानी का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये अशुद्ध है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, शुद्ध है। विंध्याचल हरा भरा हो गया, ये भी शुद्ध है। रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये भी एक शुद्ध वाक्य है। तो पहला वाक्य गलत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, निम्न में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। देखो दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, ये होना चाहिए था दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। उसके प्राण खत्म हो गए, उसके प्राण खत्म हो गए की जगह होना चाहिए था कि उसके प्राण निकल गए या उसका देहांत
हो गया, मुझे भारी दुख हुआ भी गलत है, मुझे दुख हुआ का भी वही अर्थ निकलता है। तो आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, यही सबसे सटीक और शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, उपर्युक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखना, इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। इसमें न तो सर्वनाम, न पदक्रम, न अधिक पदत्व, यानी इसमें संज्ञा, ये प्रचार प्रसार, इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। याद रखना, हिंदी के प्रचार प्रसार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखना, निम्न वाक्यों के आधार पर सही विकल्प चुनने हैं। पूरे प्रदेश भर में ये बात फैल गई, पूरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, देश भर में ये बात फैल गई गलत है। शायद वह ज़रूर आएगा, ये सही लग रहा है। मुझे 100% अंक मिले, ये भी सही है। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये भी सही है। तो ब से द बिल्कुल सही आंसर है, ब से द। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखना, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। तो हमें पता है सबसे और सुंदरतम आया है, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है। होना चाहिए था वह सबसे सुंदर साड़ी है या वह सुंदरतम साड़ी है, यानी विशेषण संबंधी इसमें अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 51 देखना, अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो देखना, अभी 5 बजे हैं, बिल्कुल सही है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, बिल्कुल सही है। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, बिल्कुल सही है। सभी छात्रों का नाम बताओ नहीं होता है, ये होता है सभी छात्रों के नाम बताओ। का की जगह के आना चाहिए था, सभी छात्रों के नाम बताओ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखना, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, यही गलत वाक्य लग रहा है। जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह की जगह क्या आता? वे आता। वह है एक वचन होता है, जबकि वे बहुवचन आता है। तो जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, यही अशुद्ध वाक्य था। वह गेहूँ पिसाने गया है, शुद्ध है। वह बुद्धिमती बालिका है, ये भी शुद्ध है। मेरे पास केवल 10 रुपये हैं, ये भी शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 53 देखना, शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन करना है। मैं रविवार के दिन, तो रविवार और दिन दोनों एक साथ आए हैं, गलत है। आपका कमीज फट गया है, कमीज एक स्त्रीलिंग है, तो आपकी कमीज फट गई है, इसलिए यह भी गलत है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, बिल्कुल सही वाक्य है। उसकी भाषा देवनागरी है। देखो, जो देवनागरी है वो भाषा नहीं है, वो एक लिपि है, तो उसकी लिपि देवनागरी है, ये होना चाहिए था। उसकी भाषा हिंदी है, ये होना चाहिए था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह दृश्य देख मेरी आँख में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण है। यह है वचन संबंधी अशुद्धि, क्योंकि वह दृश्य देख मेरी आँख में नहीं, आँखों में आंसू आ गए। वह दृश्य देख मेरी आँख में आंसू आ, लास्ट में भी गए आना चाहिए था। ये एक वचन संबंधी एक वचन से बहुवचन बनता है, वचन संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 55 देखना, शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बताना है आपको। इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, ये होना चाहिए था। इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, ये तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, ये भी बहुत शुद्ध वाक्य है। उसने अपने पाँव से जूता उतारा, ये भी शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखो, वह विलाप करके रोने लगा, विलाप और रोना दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए गलत हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखना, शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा नहीं है? इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये तो शुद्ध है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये भी शुद्ध है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, शुद्ध है। ये बे नंबर ऑप्शन गलत है। आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, ग्राह्य और योग्य दोनों एक ही चीज़ है, तो ग्राह्य के साथ योग्य आना कोई कंपलसरी नहीं है, योग्य की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसी बहाने दर्शन हो गए, शुद्ध था। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये भी शुद्ध था। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी शुद्ध था।
इसमें आपका यह मतग्राह्य योग्य है, ये गलत था क्योंकि योग्य इसमें एक्स्ट्रा शब्द आ रखा था। क्वेश्चन नंबर 57 देखना, शुद्ध वाक्य है। हमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है। आगे देखना, विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है। तो विशिष्ट के साथ जो निम्नलिखित है वो विरोधाभासी प्रकट कर रहा है, इसलिए गलत है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसका सही होता इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ये करना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं था। यह असली गाय का घी है, यह गाय का असली घी है। असली गाय का नहीं, गाय का असली घी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, शुद्ध वाक्य पूछा है। इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्लभ हैं, गलत है। इसलिए कहता हूँ, इसलिए के साथ जो क्योंकि आ रहा है वो नहीं आना चाहिए था, इसलिए गलत है। संभव है ये बात वह हृदय से न माने, यही एक शुद्ध वाक्य है। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, ये होना चाहिए था मैं पहुंचा ही था तभी वह आ गया। वे व्यक्ति धन्य हैं कि जिन्होंने ये मंदिर बनाया, ये की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। संभव है ये बात वह हृदय से न माने। क्वेश्चन नंबर 59 है, अशुद्ध वाक्य पूछा है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, शुद्ध है। कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, गलत है। हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है, शुद्ध है। यास्कादि आचार्यों ने भी यही माना है, ये भी शुद्ध है। ये देखना, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर ऐसे नहीं होता है। कुत्ता एकलव्य के काले व भयानक शरीर को देखकर भौंकने लगा, ये होना चाहिए था। कुत्ता एकलव्य के काले व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, इसलिए गलत था। इसमें अशुद्ध पूछा था तो बे नंबर ऑप्शन गलत था। आगे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो सभी के साथ वर्ग की जगह वर्गों आना चाहिए था। हमने कई प्रश्न में पढ़ा है, इसलिए ये तो गलत है। उसका कद मुझसे बड़ा है, इसकी जगह यह होना चाहिए था वह है मुझसे बड़ा है। यहाँ कद की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यह भी गलत माना गया था। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, यही शुद्ध है। वह पानी से पौधों को सींचता है, पानी की कोई ज़रूरत नहीं थी, वह पौधों को सींचता है। उसका कद मुझसे बड़ा है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। इन दोनों में ऑप्शन नंबर 6 माना गया था, जो कि सही आंसर है। इस प्रकार आज हमने वाक्य शुद्धि टॉपिक किया है, जिसमें हमने थोड़ी बहुत नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, पर कुछ उदाहरण भी किए थे। उसके बाद हमने 60 वो क्वेश्चन किए हैं जो पहले की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे आपको पता चला होगा बहुत सारे वर्ड कि किस प्रकार आपको छांटने हैं। आपको है और हैं का ध्यान रखना है, आपको वचन का ध्यान रखना है, आपको जो डबल वर्ड पूछे जाते हैं वो डबल वर्ड तो बहुत बार पूछे जाते हैं कि किसी वर्ड की कहाँ आवश्यकता ही नहीं होती, उनका भी ध्यान रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा और अभ्यास आप करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी आपके ये जो टॉपिक है वो लगभग पूरा हो चुका है। आपका जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तब आप जो 4 ऑप्शन आते हैं उनको बिल्कुल आंख खोलकर ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा उसको लय और ताल के साथ पढ़ें, तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। और ध्यान से ये जो बिंदी वगैरह होती है इनको ध्यान से आप देख लें, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपका ये प्रश्न गलत होगा। आई होप आपका ये टॉपिक भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।